हेलो एवरीवन, दिस इज़ द पार्ट 2 जो हम सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे स्ट्रक्चरल ब्रेक इन टाइम सीरीज़ चाउ टेस्ट। सो इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं चाउ टेस्ट का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द बुक ऑफ एनडी गुजराती। इस क्वेश्चन में हमें जो फिगर्स दी हुई हैं, दीज फिगर्स आर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स का सेविंग्स एंड इनकम का डेटा है हमारे पास फ्रॉम द 1970 टू द 1995। एंड इस पूरे डेटा में हमने ये चेक करना है कि क्या 1970 से 1995 तक की टाइम सीरीज में किसी तरह का कोई स्ट्रक्चरल ब्रेक हुआ या नहीं हुआ। तो हमने सीरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रक्चरल ब्रेक फाइंड करना है 1970 टू 1981 एंड 1982 टू 1995। इन दो सीरीज में हमने स्ट्रक्चरल ब्रेक चेक करना है। 1982 वाज अ टाइम पीरियड जब ऑयल एम्बार्गो की सिचुएशन हुई थी, मींस ऑयल के एक्सपोर्ट को पर रोक लगा दी गई थी। हमने यही आइडेंटिफाई करना है कि क्या उस वही क्राइसिस रीज़न था इन दोनों, ये जो हमारी टाइम सीरीज है 1970 से लेकर 1995 में स्ट्रक्चरल ब्रेक लाने का होने का। ओके, हमने वही रीज़न चेक करना है कि हमारी इस पूरी सीरीज में स्ट्रक्चरल ब्रेक हुआ या नहीं हुआ एंड उस रीज़न से हुआ या नहीं हुआ। एज वी नो टिल नाउ कि स्ट्रक्चरल ब्रेक का मतलब होता है पैरामीटर्स में अनएक्सपेक्टेड सडन चेंजेस आना, राइट। इसका मतलब अगर इस 1970 से लेकर 1995 की सेविंग्स एंड इनकम के डेटा में कोई स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है तो इट मीन्स अल्फा 1 अल्फा 2 के इक्वल नहीं होगा और बीटा 1 बीटा 2 के इक्वल नहीं होगा। मीन्स दोनों सीरीज के पैरामीटर्स इक्वल नहीं होंगे, देयर विल बी अ डिफरेंशियल डिसिमिलर रिग्रेशन, करेक्ट। हमने इस चाउ टेस्ट के जरिए चाउ टेस्ट की प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करके हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स हमारे पास निकल के आते हैं। डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है बाय द सेटअप ऑफ हाइपोथेसिस। हेयर वी हैव सेटअप नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग हम अज्यूम करेंगे कि देयर इज नो स्ट्रक्चरल ब्रेक इन आवर टाइम सीरीज। 1970 से लेकर 1995 में कोई भी स्ट्रक्चरल ब्रेक नहीं हुआ है। दिस इज द नल हाइपोथेसिस वी नीड टू टेस्ट कि हमें नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बाय यूजिंग द चाउ टेस्ट। ओके, एंड इसी के अकॉर्डिंग हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा। वी विल सेट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 दैट देयर इज स्ट्रक्चरल ब्रेक। एज वी नो कि ऑल्टरनेटिव जो है वो नल का ऑपोजिट होता है। तो द थिंग इज वेरी सिंपल कि नल हाइपोथेसिस हम अज्यूम कर रहे हैं कि यस देयर हम अज्यूम कर रहे हैं कि देयर आर नो एनी स्ट्रक्चरल ब्रेक्स और ऑल्टरनेटिव में हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि स्ट्रक्चरल ब्रेक है। ठीक है, यही हमने टेस्टिंग करके चेक करना है चाउ टेस्ट के थ्रू कि हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस एक्सेल शीट में मैंने ऑलरेडी हमारी जो टाइम सीरीज है 1982 से लेकर 1995 की, ये वाली जो टाइम सीरीज है 1982 से 1995 की, इसकी सारी कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कर दी है, राइट। लेकिन जो हमारी फर्स्ट टाइम सीरीज है 1970 से लेकर 1981 की, इसकी पूरी कैलकुलेशन मैंने नहीं की है। मैं आपको एक बार 1970 से 1981 तक की जो टाइम सीरीज है उसमें हम क्या क्या कैलकुलेशन करते हैं, कैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। एंड जो भी प्रोसेस हम 1970 टू 1981 की सीरीज का डाटा कलेक्ट करने के लिए अप्लाई करेंगे ना, सेम डेटा वी विल अप्लाई फॉर द सीरीज ऑफ 1982 टू 1995, राइट। तो एक बार मैं आपको 1970 टू 81 का सीरीज का प्रैक्टिकली बता रही हूँ कि ये फिगर्स हमने कैसे कैलकुलेट किए हैं। फिर 1982 टू 95 के लिए आप ऐसे ही एज इट इज कैलकुलेट कर सकते हो। अब हमने देखो यहाँ पे दो काम करने हैं। पहला स्टेप तो हमारा था कि हाइपोथेसिस सेट करना, हमने हाइपोथेसिस को सेट कर लिया, ठीक है। अब दूसरा काम हमारा क्या है, डेटा कलेक्ट करना। एंड डेटा कलेक्ट करने के लिए हम पहले सीरीज को ब्रेक करेंगे। तो मेरे पास अब तीन सीरीज है यहाँ पर। फर्स्ट सीरीज 1970 से 1981, सेकंड सीरीज 1982 से 1995। अब मेरे पास थर्ड रिग्रेशन होगा 1970 से लेकर पूरा 1995 तक का, यानी कि जो थर्ड रिग्रेशन होगा दैट विल बी अ कंबाइंड होल, ठीक है। तो 1970 टू 1995 के लिए भी हम अलग से डेटा कलेक्ट करेंगे फॉर द कंप्लीट टाइम सीरीज, करेक्ट।
तो हमारा जो रिजल्ट आएगा उसको कैसे इंटरप्रिटेशन करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, प्रैक्टिकल्स कर लेते हैं कि 1970 से लेकर 81 तक की सीरीज में हमने क्या डेटा कलेक्ट करना है और कैसे हमने ये डेटा कलेक्ट करना है। सो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फिगर्स लिख ली हैं। देखिए, दीज आर द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम 1970 टू 1981 एंड यहाँ पर है आपके सेविंग्स का डेटा फ्रॉम हेयर टिल नाउ। इधर है हमारी इनकम्स की फिगर्स। ठीक है, सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है सीरीज का स्लोप। फाइन, हेयर कॉलम ए रो 15 में आप देखोगे हमने सबसे पहले स्लोप कैलकुलेट करना है। स्लोप हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल में आप इजी तरीके से फॉर्मूला लगा सकते हो। यू विल जस्ट क्लिक एट द इक्वल एंड देन यू विल राइट स्लोप एंड नीचे आपको स्लोप का ना कंप्लीट फॉर्म, ये देखिए डिटेल्स लिखा दिखाई दे जाएगा। आप इस पर आप डबल क्लिक करो एंड डबल क्लिक करके ये खुद ही देखो आपको इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है, नॉन वाइज चूज करो। तो नॉन वाइज, वाई क्या है हमारा? वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। हम सेविंग्स हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है और इनकम हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि हमारी सीरीज किस तरीके से है कि इनकम में चेंज आने की वजह से सेविंग्स में कैसा चेंज आ रहा है। ठीक है, और सबसे पहले स्लोप आइडेंटिफाई करने के लिए हमें चूज करना है नॉन वाइज यानी कि डिपेंडेंट सीरीज की फिगर्स। तो हम फर्स्ट कॉलम हमने चूज किया, देन शिफ्ट के साथ डाउन की आप प्रेस करोगे और आपका पूरा वाई कॉलम यहाँ पे चूज हो गया। देन आपको कोमा प्रेस करना है। देखिए यहाँ नॉन वाइज के बाद एक कोमा है तो आप कोमा चूज करोगे एंड देन यू विल चूज द नॉन एक्स। नॉन एक्स हम पहले फर्स्ट कॉलम चूज किया एंड देन शिफ्ट की एंड डाउन की के साथ आप इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लोगे और फिर आपने प्रेस करनी है एंटर की। एंटर की प्रेस करते ही आपके पास स्लोप आ गया। ठीक है, स्लोप सीरीज का आ गया। सी, जैसे मैंने इस फर्स्ट टाइम सीरीज के लिए, फर्स्ट रिग्रेशन के लिए ये स्लोप आइडेंटिफाई किया, इन द सेम वे आप सेकंड रिग्रेशन के लिए 1982 टू 1995 वाली सीरीज के लिए भी ये वाला स्लोप आइडेंटिफाई कर सकते हो। राइट, अभी इंटरसेप्ट हमने निकालना है। इंटरसेप्ट है हमारा, देखिए किस तरीके से निकलेगा। सबसे पहले इक्वल, इक्वल के बाद यू विल राइट इंटरसेप्ट। नीचे आपको सजेस्ट करेगा ये कि हमने इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे एंड देन अब ये बोल रहा है नॉन वाइज चूज करो। सो अगेन जैसे हमने पहले नॉन वाइज चूज किए थे, शिफ्ट एंड डाउन की हम पूरा नॉन वाइज चूज करेंगे एंड विद दिस हम कोमा प्रेस करेंगे एंड देन वी नीड टू चूज द नॉन एक्स वैल्यूज। तो हम एक्स वैल्यूज यहाँ पर चूज करेंगे एंड देन वी विल प्रेस द एंटर की और हमारे पास इसका इंटरसेप्ट भी आ गया। फाइन, अभी देखिए रिग्रेशन की इक्वेशन क्या होती है? एज वी ऑल नो कि रिग्रेशन की इक्वेशन होती है इंटरसेप्ट प्लस स्लोप एंड देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट इसलिए तो कहते हैं क्योंकि उसका डेटा ऑलरेडी हम कलेक्ट करते हैं, हम डेटा कलेक्शन करते हैं ना, तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यूज है वो कलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे मेरा इंटरसेप्ट की वैल्यू मिल गई, दिस इज 1.0161। हम स्टार्टिंग के 4 डिजिट ले लेते हैं पॉइंट के बाद। अब इसके बाद रिग्रेशन लाइन के लिए हम क्या लिखते हैं? इंटरसेप्ट, फिर प्लस आता है, उसके बाद स्लोप। स्लोप की वैल्यू 0.0803। ठीक है, स्लोप के बाद हम क्या लिखते हैं? हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एक्स, तो मीन्स कैपिटल एक्स, ये हो गया। ठीक है, तो फाइन, हमारी फर्स्ट रिग्रेशन लाइन इधर क्रिएट हो गई है। डियर, अब आपने हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा। पहला स्टेप में क्या किया? पहले स्टेप में हमने हाइपोथेसिस क्रिएट की। सेकंड स्टेप में हमने चेक किया कि हमारे पास सीरीज कितनी है और हमने उसको कितने कहाँ पे हम सीरीज को ब्रेक कर रहे हैं। तो सीरीज 3 थी, 3 रिग्रेशन सीरीज थी। राइट, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन और थर्ड वन कौन सा होगा? 1970 से लेकर पूरी 1995 की सीरीज। ठीक है, फिर हमने थर्ड स्टेप में क्या किया? थर्ड स्टेप में हमने स्लोप, इंटरसेप्ट और रिग्रेशन लाइन को क्रिएट किया। वेरी सिंपल टिल नाउ। अब हमने वाई हैट कैलकुलेट करना है, वाई हैट। राइट, वाई हैट हम क्यों कैलकुलेट करेंगे? आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, आरएसएस। आरएसएस इज द रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर हमें बताता है कि हमारी रिग्रेशन लाइन में जो वेरिएबल्स हैं वो कितना उसमें गुडनेस ऑफ फिट है।
राइट। तो गुडनेस ऑफ फिट के लिए हम रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आई होप आपको ऑलरेडी क्लियर होगा, अदरवाइज आप एक बार अपना बैकग्राउंड रिवीजन करेंगे तो आपको इसका फॉर्मूला पता चल जाएगा, बहुत ही ईजी है। रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर अब हम यहाँ पर निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए पहले हम वाई हैट निकालेंगे, दिस इज राइट। तो ये सिंपल जो y की फिगर है ना, ये हमारी एक्चुअल वैल्यूज है। हम y हेड की फिगर्स को कैसे निकालेंगे, अब हम इसको एक बार समझ लेते हैं। इसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। पहले वी विल राइट द सिंबल इक्वल, इक्वल का सिंबल। इसके बाद हमने क्या लिखना है, इंटरसेप्ट। ये जो पूरी रिग्रेशन लाइन है, इसी रिग्रेशन लाइन में ये x की वैल्यू है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमने बारी बारी से x की ये सारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल वैल्यूज डालनी है। और फिर हम देखेंगे कि अगर x की वैल्यू मान लो 727.1 है तो y कितना आएगा, अगर x की वैल्यू 790.2 है तो y कितना आएगा, अगर x की वैल्यू 855.3 है तो y कितना आएगा। गेटिंग द पॉइंट। सो हम यहाँ पर x की वैल्यूज इंसर्ट करते जाएंगे और हमारा स्लोप और इंटरसेप्ट तो फिक्स है, अकॉर्डिंगली हम y की वैल्यू कैलकुलेट करते जाएंगे। यही हमारा y हेड के कॉलम की वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हम पहले ये वैल्यूज फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या क्रिएट होगा, देखिए पहले हम इक्वल लगाएंगे। इक्वल के बाद रिग्रेशन लाइन में पहले क्या लिखा हुआ है, इंटरसेप्ट लिखा हुआ है, राइट। तो इंटरसेप्ट की वैल्यू आप सीधा लिख दो 1.0161, अब प्लस फिर स्लोप की वैल्यू 0.0803 स्लोप हो गया। अब हमारा आएगा वेरिएबल x। वेरिएबल x हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं, दिस इज कॉलम C एंड रो 2, राइट, यानी कि C2। तो कॉलम C2 मैंने इधर क्लिक किया और हमारे पास 1 मिनट, इसको दोबारा कैलकुलेट करते हैं। कॉलम सी चूज नहीं हुआ, देखिए ऊपर फॉर्मूले में कॉलम सी आया नहीं है, तो हम इसको ऐसा करते हैं, वी कैन ऑल्सो टाइप हेयर कॉलम C2। ओके, स्टार मिस हो गया था, हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार सिंबल यूज नहीं किया। अगेन वी विल यूज द फॉर्मूला अगेन। तो हमारा इंटरसेप्ट की वैल्यू थी 1.0161 प्लस स्लोप की वैल्यू है 0.0803, देन स्टार फॉर मल्टीप्लिकेशन स्टार। नाउ वी विल चूज कॉलम C2, C2, okay, and now we can press the enter and we will be having the value of y hat, ठीक है। तो y hat की वैल्यू हमें मिल गई। अब सेम रूल, सेम फॉर्मूले को आप नीचे तक डाउन द लाइन, डाउन द कॉलम कॉपी कर सकते हो लाइक दिस। तो ये सारी हमारी y hat की वैल्यू एक्सेल ने कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी विल फाइंड द y माइनस y hat। सो y माइनस y hat के लिए अगेन वी विल चूज इक्वल। इक्वल के बाद हमें y में से y hat को माइनस करना है। y है हमारा ये this one, then we will press the minus key, then y hat कॉलम है हमारा वैल्यू दिस, ये वाला सेल हमने चूज किया, राइट, y का सेल चूज किया और y hat का सेल चूज किया। तो दोनों सेल चूज करके वी विल प्रेस द एंटर की, सब्ट्रैक्शन हो गया। सब्ट्रैक्शन के सेम रूल को हम नीचे तक कॉपी कर लेंगे और सारी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होके हमारे पास आ जाएंगी। इन द नेक्स्ट कॉलम अब आपने y माइनस y हैट यानी कॉलम E की फिगर्स का स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर के लिए अगेन इक्वल, इक्वल से फॉर्मूला क्रिएट होगा, उसके बाद हम अपनी वैल्यूज इसमें इंसर्ट करेंगे। सो देखिए हमारी वैल्यू क्या है, ये इस कॉलम का हमने स्क्वायर करना है E2 का, राइट, मतलब E की जितनी भी वैल्यूज है डाउन द लाइन हमने उनका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर सिंबल आप शिफ्ट के साथ चूज करेंगे, देन 2, अब ये इसका स्क्वायर क्रिएट कर देगा। ओके, सो दिस इज द स्क्वायर वैल्यूज। ये बेस्ट बेनिफिट है एक्सेल का यही कि कैलकुलेशंस हमारी फास्ट और इजी हो जाती है। सो हमारा ये क्रिएटेड हो गया। नाउ रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर हम फाइंड कर सकते हैं। रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, देखिए ये सारी वैल्यूज है हमारी रेजिडुअल, स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल्स, स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल्स। अब इनका हम सम करेंगे। सम के लिए इस पूरे कॉलम का आपने टोटल करना है, तो हम यहाँ पे ऑटो सम चूज करेंगे एंड इसका फिर एंटर प्रेस किया और हमारे पास ऑटो सम इधर आ गया, ठीक है। तो यानी कि आपने फर्स्ट जो सीरीज है ना 1970 टू 1981, इसका रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर
बाय द हेल्प ऑफ एक्सेल कैलकुलेट कर लिया। दिस इज 1785.055712। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। सेम एज इट इज हमने जो काम यहाँ किया है डियर, सेम प्रोसेसिंग आप इस सीरीज के लिए लगाओगे 1982 टू 1995 की सीरीज के लिए। आपको पहले स्लॉप मिलेगा, स्लॉप के बाद यू विल फाइंड द इंटरसेप्ट, आपकी रिग्रेशन लाइन क्रिएट हो जाएगी एंड देन आप वाई हैट, वाई माइनस वाई हैट, y माइनस वाई हैट का स्क्वायर इजिली कैलकुलेट कर सकते हो एंड फाइनली यू विल बी हैविंग द रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर 2, यानी सेकंड रिग्रेशन का रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं हम इसको। सो सेम अब हमने कैलकुलेशन करनी है किसके लिए, कंप्लीट सीरीज के लिए। कंप्लीट सीरीज इन द सेंस देखिए 1970 से लेकर पूरा का पूरा 1995 तक, यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा कैलकुलेशन ना मैंने अब ऑलरेडी करके रखा है ताकि वीडियो में ज़्यादा टाइम ना कंज्यूम हो आपका। सो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 1970 से 1995 तक की हमारे पास सेविंग्स हैं, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास इनकम्स है, x दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y हैट मैंने कैलकुलेट किया, सेम प्रोसेस फॉलो करके y माइनस वाई हैट कैलकुलेट किया एंड देन इसका स्क्वायर और फिर रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, सो आप देख सकते हो यहाँ पर सारी फिगर्स कैलकुलेटेड है, स्लोप, इंटरसेप्ट, थर्ड रिग्रेशन लाइन, फाइन एंड दिस इज द RSS R। RSS के पीछे मैंने R क्यों लिखा है, बिकॉज दिस इज रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है, देखो 1970 से लेकर 1995 दोनों ही सीरीज को कंबाइन करके मैंने इनका रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर निकाल लिया, यानी कि इसका मतलब यही हुआ ना कि मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि 1970 से लेकर 1995 में कोई स्ट्रक्चरल ब्रेक नहीं है, पैरामीटर्स बिल्कुल सेम है, मीन्स मैं अपनी नल हाइपोथेसिस अप्लाई कर रही हूँ, इसीलिए ही मैंने RSS के पीछे R लिखा, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड, कि यहाँ पर मैं कुछ कंडीशंस अप्लाई कर रही हूँ कि 1970 से 1995 तक का पूरा डेटा के रिग्रेशन के जो पैरामीटर्स है वो एक ही है, कोई चेंजेस नहीं है, सेम इंटरसेप्ट सेम स्लोप्स यूज करके मैंने रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर निकाल लिया, तो ये आ गया 23,248.29816। अभी हमारे पास डेटा कलेक्शन हो गया, हमने हाइपोथेसिस सेट किया, हमने डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्शन के बाद डियर अब हमने चाउ टेस्ट अप्लाई करना है। ठीक है, अब हम हमारी मेन इंटरप्रिटेशन एंड फाइंडिंग्स पर आते हैं कि कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे टेस्ट को। चाउ टेस्ट देखिए हमारा सबसे पहले क्या है, दिस इज RSSR यानी कि रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर रेस्ट्रिक्टेड, और ये हमारा RSSR वैल्यू किसका है, 1970 से लेकर 1995 तक का कंबाइन है, नो चेंज इन पैरामीटर्स ये बता रहा है नल हाइपोथेसिस की तरफ। ठीक है, अब मुझे इसी के साथ साथ क्या कैलकुलेट करना है, चाउ टेस्ट कहता है नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 में कि अब आप कैलकुलेट करो RSSUR, और UR स्टैंड्स फॉर अनरेस्ट्रिक्टेड रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। अनरेस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि आपको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने, आपको कोई कंडीशंस अप्लाई नहीं करनी है, करेक्ट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम कोई रेस्ट्रिक्शंस कोई कंडीशंस नहीं लगाते तो इसका मतलब जो हमने एक्चुअल में फिगर्स फाइंड की थी RSS1 और RSS2 की, उन दोनों का कंबाइन क्या होना चाहिए, टोटल सीरीज का रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर होना चाहिए। तो RSS1 का रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर प्लस जो हमारी रिग्रेशन लाइन 2 है उसका रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, दोनों का टोटल हमारा क्या होगा, पूरी 1970 से 95 तक की सीरीज का RSSUR होगा। तो हमने उसको कैलकुलेट किया, मतलब कि हमने RSS1 1785.05 ये और RSS2 10,005.22 दोनों को ऐड किया और हमारे पास फिगर आ गई 11,790.25, राइट। तो 4 स्टेप में हमने ये फिगर्स फाइंड कर ली हैं। अभी आगे हमारा चाउ टेस्ट में क्या आता है, वी विल अप्लाई चाउ टेस्ट, और इसका हमारे पास एक फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला, ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ चाउ टेस्ट। आप देख सकते हो क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले हमने लेना है रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेस्ट्रिक्टेड, देन उसमें से माइनस करना है रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर अनरेस्ट्रिक्टेड की वैल्यू, दोनों ही वैल्यू देखो ऊपर हम कैलकुलेट कर चुके थे, राइट। अब इसको डिवाइड करना है k से, k क्या है, k आर द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कि आपके जो रिग्रेशन है उसमें कितने वैल्यूज कितने वेरिएबल्स है, तो हमारे पास 2 हैं, सेविंग्स एंड इनकम्स, तो हम यहाँ पे k की वैल्यू ले रहे हैं 2। अब k को आपने मल्टीप्लाई कराना है रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर अनरेस्ट्रिक्टेड से, तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू भी लिख ली, अगेन आपने इसको डिवाइड करना है n1 प्लस n2 माइनस 2k से,
N1 का मतलब क्या है? N1 का मतलब है कितनी वैल्यूज़ है, कितने नंबर्स हैं आपके डाटा में। 1970 से लेकर 1981 तक कितनी वैल्यूज़ है? आपने 70 को भी काउंट करना है, 1981 को भी काउंट करना है एंड बीच में जो ईयर्स आ रहे हैं उनको भी काउंट करना है, तो टोटल आ जाएगा आपके पास। प्लस N2 बताता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सेकेंड रिग्रेशन। सेकेंड रिग्रेशन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम निकालेंगे 1982 से 1995 कितने ईयर्स हैं ये आ जाएगा आपका N2। फिर आप उसमें से माइनस कर दोगे 2K का मतलब हमारे दो वेरिएबल सेविंग्स एंड इनकम, राइट, और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। फाइनली जब आप 26 में से 4 को माइनस करोगे, 26 मतलब हमारा 1970 से 1995 में पूरा 26 डेटा है, ठीक है, तो 26 माइनस 4 विल बी 22, तो ये हमारा 22 इधर आ गया। ओके, सो फाइनली हमने सारी फिगर्स, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और हमारे पास एफ वैल्यू, चाउ टेस्ट की एफ वैल्यूज आ गई हैं। दिस इज द एफ वैल्यूज है हमारी 10.69। 10.69 हमें वैल्यू इसकी टेस्ट की मिल गई है। तो दिस इज द कंप्यूटेड वैल्यू, ये हमारी कंप्यूटेड वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब हम इसको टेबल वैल्यू से चेक करेंगे, तो प्रोसेस बहुत ही ईजी है। नाउ वी विल चेक द टेबल वैल्यू ऑफ एफ। एफ जो टेस्ट है उसकी टेबल वैल्यू में आप देखोगे, और टेबल वैल्यूज आपने चेक कैसे करनी है? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि जो न्यूमरेटर है ना, देखिए ये वाला पोर्शन है आपका डिनोमिनेटर, ये पोर्शन है आपका न्यूमरेटर। तो जो न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट इज 2। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर न्यूमरेटर के लिए आप वैल्यू देखोगे 22 डिग्री ऑफ फ्रीडम डिनोमिनेटर के लिए। डिनोमिनेटर में वैल्यू कितनी आई थी? 22। न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में 22, तो एफ टेबल आपने ऐसे चेक करनी है। तो जब आप वैल्यू देखोगे आपका इंटरसेक्शन कैसे आएगा? 2 आप देखोगे कॉलम वाले पोर्शन में, ठीक है, जो कॉलम वाला साइड है उसमें 2 देखोगे, और 22 आप हॉरिजॉन्टली लोकेट करोगे रो साइड पर। तो कॉलम में 2 और रो में हमारा 22, जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा वैल्यू, टेबल की वैल्यू आ जाएगी, इंटरसेक्टिंग वैल्यू। तो आप जब टेबल चेक करेंगे आपको उसमें ना 5.72 वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है? कंपेयर करना है। और चाउ टेस्ट क्या कहता है कि इफ द computed value, if the calculated value is greater than the table value, then reject the null hypothesis. Okay, this is what chow test says in the final findings कि हमारा जो एक्चुअल वैल्यू यानी कि हमारी जो कैलकुलेटेड फिगर्स है वो है 10.69 और हमारी टेबल में वैल्यू है 5.72, तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। बट अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम होती ना तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते, बट अब तो हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो फाइनली हम क्या कंक्लूड करेंगे कि देयर एग्जिस्ट स्ट्रक्चरल ब्रेक्स, और हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि यस देयर आर सम स्ट्रक्चरल ब्रेक इन बोथ द टाइम सीरीज। और ये फाइंडिंग्स करने के बाद हम अपनी रिसर्च कंटिन्यू करेंगे, जो भी हमने रीजंस फाइंड करने हैं कि स्ट्रक्चरल ब्रेक के रीजन क्या है या उनके लिए क्या सजेशंस है, क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या कंक्लूजन हम देना चाहते हैं, एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग विल लाइट टू अस कि हम क्या अपना फाइनल कंक्लूजन रिसर्च का डिलीवर करना चाहते हैं। ओके, so this is the practical implementation of chow test which is completed from my side. I hope आपको ये helpful हुआ होगा. This was all from my side. Thank you.